वेलकम एवरीवन। अब तक हमने क्या देखा हुआ था कि यूरोपियन का आगमन देखा हमने। चार कौन कौन से प्रमुख यूरोपियन आए हुए थे भारत में, जब आए उनको हमने देखा। उनमें सबसे शक्तिशाली जो कौन से साबित बन के हुए, ब्रिटिशर्स हुए थे, अंग्रेज हुए। फिर हमने देखा था थोड़ा सा उत्तर मुगल काल के बारे में, एक ब्रीफ एक थोड़ा सा इतिहास इंट्रोडक्शन देखा था कि कौन 9 जो राजा हुए थे, सक्सेसर हुए थे, उनको हमने देखा था। आज हम क्षेत्रीय रियासत जो बंगाल का हिस्सा है उसे देखने वाले हैं। पर इसको शुरू करने से पहले थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि, थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं कि आखिर हम बंगाल के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि मैंने बंगाल से ही शुरू किया। तो इसको इस प्रकार से शुरू करते हैं। जैसे कि मैं अब तक हर वीडियो लेक्चर में बोलता आ रहा हूँ कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उस वक्त क्या होता है कि मुग़ल सत्ता धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हाँ पूरी तरह से वो कमज़ोर हो गया था। उसके बाद और भी कई सारे राजाएं आए, पर इनमें जो हुआ कि जैसे जैसे इनकी सत्ता कमज़ोर होती गई वैसे वैसे क्या हुआ कि इनकी जो मंत्रियां थे, जो प्रधानमंत्री थे, जो वजीर थे, जो इनके दीवान थे, इन लोगों की प्राथमिकता धीरे धीरे करके बढ़ती चली गई और राजाओं की प्राथमिकता धीरे धीरे, जो सम्राट थे उनकी प्राथमिकता क्या हुई, कम होती चली गई। तो मतलब क्या हुआ, जो मंत्री और जो अधिकारी थे वो तो सुपीरियर हो गए और जो राजा या जो एम्परर थे, जो बादशाह थे, वो धीरे धीरे मतलब कमज़ोर पड़ते चले गए। यही कारण है कि मुग़ल सत्ता का जब पतन हो रहा था 1707 के बाद से, तो धीरे धीरे कुछ क्षेत्रीय रियासतें हुई, जैसे बंगाल हुआ, हमारा मैसूर हुआ, फिर उसके बाद अवध का क्षेत्र हुआ, ये सब कुछ क्षेत्रें हुई, हैदराबाद का क्षेत्र हुआ। ये कुछ क्षेत्र या कुछ रियासतें आईं जिसमें क्या हुआ कि ये धीरे धीरे स्वतंत्र होना शुरू हो गई। एक ज़माने में क्या था, जब मुग़ल सम्राट जब काफ़ी शक्तिशाली हुआ करते थे तो ये सारा मुग़ल का हिस्सा हुआ करता था। पर जहाँ एक तरफ इनकी सत्ता कमज़ोर होने लग गई, दूसरी तरफ ये धीरे धीरे स्वतंत्र होकर अपने आप ही उभरने लग गए। तो यही कारण है कि मैंने शुरुआत बंगाल से करी है, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत ही दरअसल बंगाल से ही होती है। क्योंकि अंग्रेज आए जब यहाँ पे तो क्या वो दक्षिण हिस्से में आए हुए थे, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने जब अपनी जो विद्रोह छिड़ा, जो उन्होंने एक संघर्ष लड़ा, जो आपस एक पर पलायन भी करना पड़ गया इनको औरंगजेब की वजह से, तो वो कहाँ पे हुआ था, बंगाल में। सारी घटनाएं जो हुई थी ये बंगाल से ही शुरू हुई थी, क्योंकि बंगाल में ही फोर्ट विलियम किला बनाया, ये किलाबंदी करना चाहते थे, औरंगजेब ने करने नहीं दिया, फिर इन्होंने लूटपाट करी, औरंगजेब ने फिर इनको हराया, मतलब खदेड़ दिया पूरे बंगाल से, ये जाके फिर फीवर द्वीप में छिपे। ये घटनाएं सारी बंगाल से घटी थी। क्योंकि बंगाल के साथ एक सबसे बड़ी बात क्या थी कि पहले कि बंगाल की जो ज़मीन थी वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थी। दूसरा, जो बंगाल था वो समुद्री मार्ग से घिरा हुआ था, तो अंग्रेज़ों को, चूँकि अंग्रेज़ आए भी तो थे समुद्री मार्ग से ना, तो इसलिए उनको समुद्री मार्ग से व्यापार करने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा होती थी। तीसरा क्या था कि अंग्रेज़ों की जो नौसेना थी वो काफ़ी बेहतर थी ज़मीनी सेना के मुकाबले, ठीक है। और चौथा क्या था, समुद्री जो वस्त्र वगैरह का जो व्यापार करते थे, ये वस्त्र का व्यापार करना भी इनको सी रूट वहाँ से अच्छा और सस्ता पड़ता था। यही कारण था कि अंग्रेज़ों की जो नज़र थी ना वो बंगाल पे पड़ी हुई थी, बंगाल पे कब्जा करना चाहते थे। और मुग़ल का जब साम्राज्य चल रहा था तो बंगाल क्या था, मुग़ल का हिस्सा था, मुग़ल साम्राज्य का हिस्सा था। और उस वक्त जो बंगाल को, इसके मुग़ल साम्राज्य के हिस्से को क्या बोलते हैं, उसको प्रांत कहा जाता था। और प्रांत का जो नायक होता था, प्रांत का जो हेड होता था, उसे सूबेदार या फिर गवर्नर का पोस्ट को कहा जाता था। तो इस सब की एक तो बेसिक हमने समझा कि हाँ शुरुआती में क्या था, बंगाल मुग़लों का हिस्सा था। पर अब देखते हैं आज के टाइम में क्या है कि हमारा बंगाल अलग है, मतलब पश्चिमी बंगाल अलग हो गया है, हमारा बिहार अलग हो गया है, उड़ीसा अलग हो गया है, बांग्लादेश अलग हो गया है। पर उस वक्त क्या हुआ था कि पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश जैसे हिस्से जो थे वो एक क्षेत्रीय बंगाल के रियासत में आते थे, और ये पूरा का पूरा क्या था, भारत का हिस्सा हुआ करता था। बाद में जैसे जैसे क्या हुआ, बंटवारा होना शुरू हुआ, तो रियासतें और जो राज्य थे या जो वो थोड़ा बंटवारा इनका देखने को मिला। पर ये क्या थी, एक संघर्ष, एक मतलब बोलते हैं समृद्ध एक राज्य के तौर पे ये जाना जाता था बंगाल। यही कारण है कि अंग्रेज ने बंगाल पे हावी होना शुरू किया। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बंगाल में कौन कौन से नवाब बोल सकते हैं, नवाब या जो उनके वज़ीर हुए या जो उनके हेड हुए, मतलब बेसिकली क्या है, उस प्रांत, जो बंगाल एक प्रांत है, जो क्षेत्रीय जो रियासत है, इसके जो प्रमुख हुए वो कौन कौन से हुए, क्या उनकी क्रम रही, सबसे पहले हम उनको देखते हैं। फिर उसके बाद से हम इसकी इतिहास और इसकी पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से समझने वाले हैं। सबसे पहले क्या हुआ था कि
जब इसकी कहानी की मतलब बेसिकली शुरुआत हुई थी 1717 से। 1717 में जो सबसे पहले जो नवाब, जो बोले नवाब नहीं बोले बट इनको क्या बोलेंगे, सूबेदार बोलेंगे, जो सूबेदार बने वो थे मुर्शीद कुली खां। ठीक है, ये पहले एक बोलते हैं, इन्होंने ही, मुर्शीद कुली खां ने ही एक स्वतंत्र बंगाल की स्थापना करी थी। इनके बाद इनके सक्सेसर आते गए, जैसे इनके बाद सुजाउद्दीन आए जो कि मुर्शीद कुली खां के क्या थे, दामाद थे। फिर उसके बाद से ये सरफराज खान आए जो इसके बेटे थे। फिर अलवर्दी खान आया जो कि क्या था कि एक अलवर्दी खान जो था इस सरफराज खान का डिप्टी गवर्नर था उस वक्त, जब उसने कहाँ पे था, बिहार में। इसने इसकी हत्या करी सरफराज खान की और इसने मतलब सत्ता हथिया ली। फिर अलवर्दी खान के बाद की जो एक्चुअली था क्या कि अलवर्दी खान जो थे उनके कोई बेटे नहीं थे, उनकी 3 बेटियां थीं। तो उनकी जो एक बेटी की शादी जो पटना में हुई थी, उनसे एक नाती हुआ था सिराजुद्दौला, जिसने अलवर्दी खान को सक्सीड किया। फिर इसके बाद मीर जाफ़र आए, फिर मीर कासिम आए। मीर कासिम के बाद क्या था, फिर से मीर जाफ़र आए हुए थे। और मीर जाफ़र की जो बेटे थे फिर नजाम उद्दौला वो आए थे। और आखिरी जो बने थे ये मुबारक उद्दौला जो थे। ये एक तरह से इनका क्रम जो था, जो इस रियासत था, उस रियासत का एक क्रम जो था ये चलता रहा गया था। तो अब समझते हैं कि आखिर शुरुआत मुर्शीद कुली खान से क्यों हुई और कैसे इन्होंने एक स्वतंत्र, एक इंडिपेंडेंट बंगाल की स्थापना करी थी। ठीक है, तो अब देखते हैं, जब औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था तो उस वक्त मुर्शीद कुली खां क्या थे, मुग़ल दरबार में एक दीवान के पद पे थे। ठीक है, फिर 1707 में क्या होता है कि इनकी औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या हुआ कि इसके शासक, उसके जो सक्सेसर हुए थे, शाह आलम फर्स्ट हुए थे। ठीक, फिर उसके बाद से करते करते आगे बढ़ते गई। और जो इसके 1717 में जो मुग़ल साम्राज्य के जो हेड थे, जो मुग़ल सम्राट थे, उनका नाम था फ़र्रुखसियार। फ़र्रुखसियार जो थे वह एक तरह से बोला गया कि इतने सामर्थ्यवान राजा नहीं थे इनको, क्योंकि इनको एक नाम दिया गया था कि घृणित कायर के तौर पे इनको जाना जाता था, फ़र्रुखसियार को। और 1717 में क्या किया कि जो एक एम्बेसडर थे बोलते हैं, या फिर एक दूत थे जिनका नाम था जॉन शर्मन, ब्रिटिश जो दूत थे, ये फ़र्रुखसियार के दरबार में हाजिर होते हैं 1717 में। और उस वक्त फ़र्रुखसियार ने क्या किया, इनको एक अनुमति दे देता है वो कि मात्र महज 3000 रुपये के वार्षिक एक आय पे कि आप बंगाल में कर मुक्त, मतलब कि ट्रेड फ्री आप व्यापार कर सकते हैं। और इस घटना को क्या नाम दिया गया था कि इस घटना को दस्तक के तौर पे नाम दिया गया था। दस्तक उस चीज़ का नाम है कि आप कर मुक्त व्यापार बंगाल में करना, एक को दस्तक कहा गया। महज जो अंग्रेज़ थे वो 3000 रुपये वार्षिक देते थे मुग़ल सम्राट को। तो अब आप बोलोगे कि बार बार आप इस 1717 वाली घटना को ही क्यों चले जाते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने कई बार इस घटना को बताया था। क्योंकि यही एक जो दस्तक है ना, जो घटना है, इसने ही जो बक्सर का युद्ध था, या एक तरह से कहा जाए कि पलासी के युद्ध में भी एक बोलते हैं कि चिंगारी के तौर पर काम किया था, क्योंकि बाद में समय के साथ इसका दुरुपयोग होना शुरू हो गया था। तो इसीलिए मैं बार बार इस 1717 की जो घटना हुई थी, जो जॉन शर्मन जो दरबार में गए थे हमारे ये फ़र्रुखसियार के, इसके बारे में मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसकी कहानी हुआ, तो मैंने बताया कि 1700 में क्या हुआ था कि दीवान के पोस्ट पे थे जब औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था। उस वक्त ये जो थे मुर्शीद कुली खां। अब मुर्शीद कुली खां आगे बढ़ते गए, मुग़ल सम्राट का क्या औरंगजेब की मृत्यु के बाद पतन होना शुरू हो गया। साथ ही साथ क्या देखने को हमें मिलता है कि 1717 में जो फ़र्रुखसियार के टाइम पे जब उस वक्त था, तो क्या किया कि बंगाल का ये बोलते हैं गवर्नर या सूबेदार बना दिया गया। इस मुर्शीद कुली खां को किसने, फ़र्रुखसियार ने बना दिया, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी एक सूबेदार बन के निकले थे। महत्वाकांक्षी और काफ़ी ज़्यादा इनको उम्मीदें थीं। तो इन्होंने क्या किया कि जो प्रशासनिक फ़ैसले होते थे ये खुद लेते थे। इसके लिए क्या था, ये केंद्र से, मतलब केंद्र में क्या था उस वक्त जो थे मुग़ल जो थे उनसे अनुमति नहीं लिया करते थे, ये खुद ब खुद फैसले लिया करते थे। इस फैसले का कारण क्या था, तो इससे क्या था, मुग़लों को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि बदले में क्या था कि जो फ़र्रुखसियार को या मुग़ल सम्राट को क्या था, ये जो मुर्शीद कुली खां, ये सालाना क्या था, कुछ आय, कुछ रेवेन्यू, कुछ कर दिया करते थे। तो और प्रशासनिक कार्य में क्या था कि वो अपना खुद लेते थे। पर चूँकि वो वार्षिक जो कर था वो हर वक्त देते रहते थे मुग़ल साम्राज्य को, तो मुग़ल साम्राज्य से एक आंतरिक, एक इंटरनल सपोर्ट भी क्या था, इनको मिला रहता था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने यही बता रहा था कि 1700 में क्या किया गया कि इनको
दीवान बने थे। फिर 1717 में क्या हुआ कि ये बंगाल के इनको सूबेदार बना दिया। किसने बनाया? तो फर्रुखसियार ने बनाया। उस वक्त शाही फरमान जारी किया गया था इसके फर्रुखसियार के दरबार में, जब जॉन सरमन आए थे, ठीक है, कि 3000 के वार्षिक दर पे बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। अब मुर्शीद कुली खां को स्वतंत्र बंगाल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। कारण क्या था कि इसने धीरे धीरे क्या किया कि मुगलों के चंगुल से बंगाल को मतलब छुड़ा लिया इसने। और सिर्फ बंगाल को ही नहीं छुड़ाया, इसने खुद को भी स्वतंत्र कर लिया एक तरह से बात किया जाए तो, क्योंकि ये जो भी कार्य करता था प्रशासनिक कार्य में स्वतंत्र निर्णय लेता था और बदले में क्या करता था, मुगलों को एक नियमित वार्षिक कर दिया करता था। ये इसने अपने साम्राज्य में क्या कहता, इसके जो नागरिक थे बंगाल के, ये काफ़ी ज़्यादा खुश थे। परंतु जाहिर सी बात है, जहाँ ज़्यादा खुशियाँ होती हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ विद्रोह, कुछ ना कुछ अनहोनियाँ भी देखने को मिलती हैं। यही कारण था ये मुर्शीद कुली खां जब वहाँ का सूबेदार था बंगाल का, तो 3 प्रमुख विद्रोह देखने को मिले। बंगाल में क्या था, जब मुर्शीद कुली खां थे उस पर जमींदारी सिस्टम चला करता था। क्या था कि जमींदारों के पास भूमि हुआ करती थी, ज़मीन हुआ करती थी, उससे जो वो उपज करते थे उसके कुछ अनुपात में जो वहाँ के सूबेदार या जो राजा थे उसको कर दिया करते थे। पर इसने क्या किया मुर्शीद कुली खां ने कि एक परिवर्तन लाया। इसने एक नया, बोलते हैं कि एक ज़मीनी को लेकर के एक नया कानून लाया। इसने क्या किया कि 3 विद्रोह जो देखने को मिले, उसके पहले क्या था कि सबसे पहले हम जानते हैं कि उन 3 विद्रोहों का कारण क्या था। सबसे 2 प्रमुख कारण हुए उसके। पहला कारण जो हमें देखने को मिला ये हुआ कि जो ये मुर्शीद कुली खां था, इसने एक नया भूमि की नीति अपनाई जिसे कहा गया खालसा भूमि। खालसा भूमि में क्या कहा गया कि जो ज़मींदार की जो भूमि थी, जो लैंड थे, उनको खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया जाए, उनको तब्दील कर दिया जाए। और खालसा भूमि का मतलब ये होता था कि उससे खालसा भूमि से जो उपज होती थी, जो आमदनी होती थी, वह सीधे क्या था कि सूबेदार जो थे, जो गवर्नर थे बंगाल के, उनके खाते में, उनके जमा कोष में जाती थी और उससे क्या करते थे, वो बंगाल का उत्थान और उनके भलाई का काम करते थे। और दूसरा कारण क्या बना कि जो मुर्शीद कुली खां थे, इन्होंने एक एग्रीकल्चर लोन लाया, मतलब कृषि ऋण का एक कॉन्सेप्ट लाया जिससे कहा गया तकावी ऋण। तकावी ऋण कहा गया। इस तकावी ऋण का मतलब क्या था कि चूंकि क्या था, किसानों को, जो किसान थे या जो मतलब कि जो ज़मीनी से जो उपज करते थे जो लोग, उनको बंगाल के जो रियासत थी उसको क्या था, उनको कुछ एक कर देना होता था, एक रेवेन्यू देना पड़ता था, एक राजस्व देना पड़ता था सालाना के हिसाब से। परंतु कभी कभी क्या होता है कि कभी सूखा पड़ गया, कभी ज़्यादा बारिश हो गया, कभी फसल नहीं उपजी, तो इससे क्या था, वहाँ के जो किसान जो या थे, जो लोग जो उपज करते थे, कभी कभी क्या होता था कि उनकी उपज इतनी भी नहीं हो पाती थी कि वह खुद का खर्चा चला सकें। तो उनको मतलब उस सूबेदार को, उस गवर्नर को मतलब कर कहाँ से देंगे, उसको राजस्व कहाँ से देंगे। तो इसी के लिए क्या किया कि मुर्शीद कुली खां ने सबसे कम ब्याज दर पे, बहुत ही कम ब्याज दर पे एक तकावी ऋण को लाया, जिससे कि जो छोटे व्यापारी हैं या जो छोटे जो उपज करने वाले किसान हैं, जो लोग हैं, वो उस ऋण को उठाएंगे और उससे अपनी खेती या अपनी जीवन यापन के जो काम है करेंगे और समय पे क्या है, रियासत को कुछ कर और जो राजस्व है वो देते रहेंगे। अब इस दोनों घटनाओं से क्या हुआ कि जो बड़े बड़े जमींदार थे उनकी राजस्व में कमी आने लगी, उनकी इनकम भी कम पड़ने लग गई। ठीक है, यही कारण रहा कि इन जो बड़े जो जमींदार थे उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया मुर्शीद कुली खां के खिलाफ। तो वो 3 कौन कौन से लोग थे? पहला विद्रोह जो हुआ वो सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद, ये 3 लोगों ने मिल करके पहला विद्रोह छेड़ा। फिर दूसरा विद्रोह क्या हुआ, सुजात खान ने दूसरा विद्रोह छेड़ा और तीसरा विद्रोह नजात खान ने छेड़ा था। ठीक है, तो जब इन तीनों लोगों ने 3 विद्रोह जब छेड़ा जमींदारियों को लेकर के, तो क्या किया कि मुर्शीद कुली खां ने इन तीनों जमींदारों की ज़मीन पूरी तरह से ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया। और अपने चहेते जो थे उनका नाम था रामजीवन। तो रामजीवन को क्या किया मुर्शीद कुली खां ने, उन तीनों जमींदारों को, जो ये तीन नहीं बल्कि 3, 2, 5 जमींदार हुए ना, इन 5 जमींदारों की ज़मीन क्या थी, अपने कब्जे में ले लिया। और अपने जो इनके फेवरेट थे, एक जमींदार हुआ करते थे रामजीवन, उनको सारी ज़मीन दे दी कि ले जाओ, तुम ले जाओ, और तुम बदले में क्या था, कुछ खालसा भूमि में ज़मीन दे दो, ताकि उससे जो राजस्व, जो आमदनी होगी, वो सीधे जो राजकोष है उसमें आता रहेगा। तो ये तो क्या था कि बहुत ही होशियारी और बहुत ही समझदारी और चालाकी से क्या किया मुर्शीद कुली खां ने, इन तीनों प्रमुख विद्रोहों को दबा दिया। क्योंकि यह कारण ये नहीं था, बल्कि इसी वक्त क्या था कि कभी कभी क्या हुआ कि यहाँ पे अंग्रेज अपना शासन जमाना चाहते थे,
तो मुर्शीद कुली खां के ऊपर कोई कम प्रेशर नहीं था। अंग्रेज़ हर मामले में दखल अंदाजी करना चाहते थे, अपनी रियासत को बढ़ाना चाहते थे, और इनके अंदर में आंतरिक जो क्या था, कुछ विद्रोह जो छिड़ जा रहे थे तीन तीन, ये इसकी वजह से इन्हें काफ़ी बोला गया कि बंगाल की एक स्वतंत्र जो बंगाल का निर्माण जो स्थापना कराया, इसके संस्थापक किससे जाने गए, मुर्शीद कुली खां को जाना गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मुर्शीद कुली खां चूँकि 1717 में क्या बनाया गया, इसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया, सूबेदार बनाया गया, और फिर 1719 में क्या किया गया, मुर्शीद कुली खां को उड़ीसा का भी गवर्नरशिप इनको दे दिया गया। 1719 में इन्हें उड़ीसा का गवर्नरशिप दे दिया गया। इन्होंने अपने शासनकाल में एक सबसे महत्वपूर्ण काम जो बोलते हैं किया था, वो किया कि इन्होंने अपनी जो राजधानी थी उसे ढाका से ट्रांसफ़र करके मुर्शिदाबाद कर दिया था। इन्होंने क्या किया, बंगाल की राजधानी जो थी वो ढाका से ट्रांसफ़र करके मुर्शिदाबाद कर दिया था, और आखिरकार फिर चल के इनकी 1727 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब 1727 में इनकी मृत्यु होती है, तो उसके बाद जो बंगाल की गद्दी पे, बंगाल की गद्दी नहीं, जो बंगाल का जो नया जो सूबेदार बना, जो नया एक मालिक बना, वो कौन सा बना, वो था इनका जो दामाद हुआ, ठीक है, उसका नाम हुआ शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन जो था वो बंगाल का इस मुर्शीद कुली खां के बाद का उत्तराधिकारी बना, जो कि 1727 से लेकर के 1739 तक रहा था। मतलब मैं कितने सालों तक बोल सकते हैं इसको, 12 सालों के कार्यकाल के लिए शुजाउद्दीन रहा था। इसके बारे में बस एक ही चीज़ हमें ज़्यादातर जानने वाली चीज़ होती हैं कि जब ये शुजाउद्दीन जब यहाँ का हेड बना, जब बंगाल का रियासत का जब हेड बना, तो उस वक्त क्या था, बंगाल के इससे क्या किया, इसे बिहार का गवर्नर 1733 में मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह ने इसको बना दिया। क्या था कि चूँकि क्या था कि बंगाल में जो बिहार, उड़ीसा और जो पश्चिम का जो हिस्सा तक बंगाल था, ये पूरी एक ही रियासत हुआ करती थी। तो इसलिए जो मोहम्मद शाह थे, जो मुग़ल बादशाह थे, इन्होंने इस शुजाउद्दीन को क्या किया कि बिहार का गवर्नर बना दिया। कब बनाया, 1733 में। ये जो मोहम्मद शाह है ना, इसे इतिहास में मैंने बताया भी था कि इसे रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्या था कि ये अपने ऐशो आराम पे ज़्यादा फोकस किया करता था, और इसको ना नाचना गाना, और ये कहा जाता है कि ये बहुत ही बढ़िया कथक डांसर हुआ करता था, इसलिए इसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। ये फिर इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी हुआ, इसका बेटा बना सरफराज खान। इसकी कार्यकाल ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा था, सिर्फ 1 साल के लिए ही रहा था, 1739 से 40 के बीच में ही रहा था। क्योंकि क्या हुआ था कि इस सरफराज खान को फिर क्या हुआ कि इनकी हत्या कर दी गई थी। ये जो शुजाउद्दीन का बेटा हुआ, और इनके शासनकाल में एक ही चीज़ देखने को मिला, 1740 में गिरिया का युद्ध देखने को मिला। जब ये सरफराज खान थे, इन्होंने क्या किया था बिहार में, अब चूंकि क्या था कि शुजाउद्दीन को क्या था, बिहार का गवर्नर 1733 में बनाया गया था, तो उस बिहार का एक उप गवर्नर बोला गया, ठीक है ना, डेप्यूटी गवर्नर बनाया गया था, किससे, अलवर्दी खान को बनाया गया था। ठीक है, अलवर्दी खान को बनाया गया, और जब ये सरफराज खान जब गद्दी पर बैठा, इसके शुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद जब ये गद्दी पर बैठा, तो अलवर्दी खान कुछ ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी हो गया, कुछ ज़्यादा ही लालची हो गया। तो क्या किया उसने, 1740 में एक छोटा सा युद्ध देखने को मिला, गिरिया का युद्ध जिसे कहते हैं। उसमें क्या किया कि अलवर्दी खान ने इस सरफराज खान की हत्या कर दी, और इसने क्या किया कि खुद मतलब कि अपने मर्जी से वो बंगाल के गद्दी पे बैठ गया। तो इसके शासनकाल में बस एक ही चीज़ देखने को मिलती है, वो है गिरिया का युद्ध, जो कि 1740 में हुआ था। तो ये किसके बीच में हुआ था, तो सरफराज खान और अलवर्दी खान के बीच में हुआ था, जिसमें अलवर्दी खान ने सरफराज खान की हत्या कर दी थी। और अलवर्दी खान था कौन, तो वो डेप्यूटी गवर्नर था बिहार का, किसके शासनकाल में, सरफराज खान के और शुजाउद्दीन के शासनकाल में था ये। ठीक है, अब अलवर्दी खान ने क्या किया कि 1740 में क्या हुआ, ये बंगाल के गद्दी पर बैठता है। अब देखिए यहाँ पे एक सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है अलवर्दी खान के लिए, चूँकि अब तक कितने हुए, टोटल 3 जो थे गवर्नर बोले या सूबेदार बोले, बंगाल की गद्दी पर बैठते हैं। पहले कौन बैठे, हमारे बैठे थे कौन से, मुर्शीद कुली खां, फिर उसके दामाद बैठे शुजाउद्दीन, फिर आए सरफराज खान। तो इन तीनों को जो नियुक्ति करी गई थी, ये मुग़ल बादशाह के द्वारा करी गई थी, पर अलवर्दी खान ने नियम को तोड़ते हुए हत्या करी और खुद गद्दी पे बैठ गया, बंगाल की गद्दी पे। तो यहाँ पे नियम तोड़ा इसने, तो इसे कानूनी अधिकार नहीं दिया गया, इसे कानूनी तौर पे बंगाल का जो इसे मालिक नहीं माना, इसे मतलब गवर्नर या सूबेदार नहीं माना जा रहा था। तो उसने क्या किया, उस वक्त जो राजा थे मुग़ल में, कौन थे, मोहम्मद शाह जो थे, वो उस टाइम के जो रंगीला बादशाह थे, वो मुग़ल बादशाह था।
तो इसने किया जो अलवर्दी खान ने था, घूस के तौर पे बोले या लालच के तौर पे बोले या उपहार के तौर पे, इसने 2 करोड़ रुपए क्या किए, मुगल साम्राज्य को, मुगल बादशाह को भेंट स्वरूप प्रदान किया, भेंट स्वरूप दे दिया। ठीक है, अब भेंट स्वरूप देने के बाद क्या हुआ कि एक फरमान जारी किया जो मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह, कि हाँ अलवर्दी खान अब एक जायज़, एक लीगल वहाँ का उत्तराधिकारी बंगाल का है। ठीक है, पर ये भी बड़ा होशियार था, इसने भी क्या किया कि उस एक बार तो उसने 2 करोड़ रुपए तो दे दिए, फिर इसके बाद क्या कि जब तक ये शासनकाल में बैठा था, लगभग 1740 से लेकर के 1756 तक, लगभग 16 सालों तक, इसने इस बीच में दोबारा फिर मुगल साम्राज्य को या मुगल को कभी कर ही नहीं दिया, कभी कोई रेवेन्यू ही नहीं दिया, इसने पूरा हाथ खींच लिया। अब क्या हुआ कि इसने हाथ जब खींचा तो मुगल जो सम्राट थे, जो मुगल जो बादशाह थे, इन्होंने भी बंगाल के आंतरिक मामलों में, इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। और जब उन्होंने बंद कर दिया तो कहीं ना कहीं क्या हुआ था कि इसकी जो सूचना थी ये कहाँ गई, मराठों के पास गई। ठीक है, अब मराठों ने क्या किया कि बंगाल पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। ठीक है, बदले में अब उस वक्त इसको क्या था, अलवर्दी खान को कोई बैकअप सपोर्ट भी तो नहीं था ना, क्योंकि इसने मुगलों को कर देना बंद कर दिया, अब तो मुगल तो हेल्प करेंगे नहीं, और जो अंग्रेज़ थे वो तो पहले से ही आँख ताक लगाए बैठे हुए हैं कि कब ये कमज़ोर पड़े कि मैं बंगाल को ले छीन लूँ। ठीक है, तो इस वक्त क्या हुआ कि फिर मराठों ने क्या किया कि अपना एक तरह से जो था कि आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब इसी सब घटना के दौरान क्या हुआ कि देखने को मिला कि जब आक्रमण करना जब बंगाल पर शुरू किया तो उड़ीसा के क्षेत्र को मराठों ने अपने कब्जे में ले लिया और कहा इससे, अलवर्दी खान से, कि अगर तुम चाहते हो या तो हम जो बिहार का भाग है और जो बंगाल का भाग है हम उसे भी अपने कब्जे में ले लेंगे, नहीं तो बदले में क्या किया कि 1,20,000 चौथ क्या था मराठों को इस अलवर्दी खान ने मांगा, अलवर्दी खान ने मराठों को दिया, ताकि वो बंगाल और जो बिहार का जो क्षेत्र है उस पर वो आक्रमण करके कब्जा ना कर सकें। तो ये तो हुआ। अब क्या था, थोड़ा सा बोल सकते हैं कि हाँ ये अलवर्दी खान जो भी था ना, ये काफ़ी समझदार शासक था, क्योंकि इसने क्या था कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने के बावजूद भी ये लगभग 16 सालों तक गद्दी पर बैठा रहा ना, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी इसके अंदर। इसने क्या किया कि अब पहले समझते हैं कि हाँ इसने ना अंग्रेज़ों की क्या करी, तुलना करी मधुमक्खी के छत्ते से। ये बहुत एक फेमस और प्रसिद्ध एक वाकया है कि अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से किसने करी थी। ठीक है, अक्सर एग्जाम से पूछ दिए जाते हैं, कई सारे किताबों में इसके बारे में वर्णन किया गया हुआ है। तो इसकी तुलना किसने करी थी, तो अलवर्दी खान ने अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की। इसका बेसिकली ये कहने का ये मतलब था, अब आप सब जानते हैं कि मधुमक्खी को क्या है, मधुमक्खी आपको तब तक नहीं काटती जब तक आप उसको उंगली ना करो। इसने भी ये कहा कि अगर आप अंग्रेज़ों के साथ चलेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे, तो अंग्रेज़ आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर अगर आप अंग्रेज़ों को मतलब उंगली करेंगे, उनके मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, तो अंग्रेज़ आपको छोड़ेंगे नहीं। जिस प्रकार मधुमक्खियाँ जब गुस्सा हो जाती हैं और काट काट के इंसान को मार देती हैं, वैसे ही अंग्रेज़ भी हमें मार सकते हैं। तो ये इसने क्या किया कि इसने अंग्रेज़ों की तुलना किससे करी, तो मधुमक्खी के छत्ते से करी। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब इसके शासनकाल में क्या हुआ, चूँकि फोर्ट विलियम का जो किला 1700 में बनाया गया था, तो उस वक्त औरंगजेब ने क्या किया था, अंग्रेज़ों को उसकी किलाबंदी करने की अनुमति नहीं दी थी। ठीक है, और इसी के कारण क्या हुआ कि वो एक अधूरा रह गया था। पर जब अलवर्दी खान आया तो इस वक्त क्या हुआ कि फोर्ट विलियम का जो किला था उसका फोर्टिफिकेशन, उसका किलेबंदी क्या इसके शासनकाल में, अलवर्दी खान के शासनकाल में किया गया। क्योंकि ये जाहिर सी बात है, ये अंग्रेज़ों को हस्तक्षेप इनके कार्यों में नहीं कर रहा था और जैसे अंग्रेज चाह रहे थे वैसे इनको काम करने दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक ये हम देखने को मिला। अब क्या हुआ कि जो अलवर्दी खान था इसके कोई बेटे नहीं थे, इसकी 3 बेटियाँ थीं, और इसने क्या किया, अपने तीनों बेटियों की शादी क्या किया, बिहार के जो गवर्नर थे, कौन कौन से, कहाँ के, ढाका, पूर्णिया और पटना के गवर्नरों से अपने तीनों बेटियों की शादी करी। इनमें 2 नाम जो है सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। एक आता है जो ढाका की जो बेटी थी उसका है घसीटी बेगम, और जो पटना की बेटी थी उसका जो बेटा हुआ, मतलब इसका जो नाती बोल सकते हैं, ये हुआ सिराजुद्दौला। ठीक है, तो ये घटनाएं होती हैं। तो यहाँ तक क्या था, हमने पूरा एक बेसिक ओवरव्यू हमने देखा। मुर्शिद कुली खां आए, फिर हमारे कौन से 3 विद्रोह देखने को मिले इन्होंने,
फिर शुजाउद्दीन का घटना सामने है, सरफराज आए और अलवर्दी खान आए। अब क्या होगा कि हम अपने अगले वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि इस अलवर्दी खान के बाद का जो उत्तराधिकारी जो इनका सक्सेस जो बना वो कौन था, कि अलवर्दी खान के बाद जो इसका उत्तराधिकारी बना वो बने थे सिराजुद्दौला बने हुए थे। ठीक है, तो अब हम अगले वीडियो में सिराजुद्दौला के बारे में देखेंगे, प्लासी का युद्ध देखेंगे, आखिर किन परिस्थितियों के बीच में प्लासी का युद्ध का जन्म हुआ, आखिर प्लासी का युद्ध था क्या वो एक तरह से सच में बैटल ग्राउंड पे लड़ा हुआ युद्ध था या इसके पीछे कुछ और कारण था। इसके बारे में हम डिटेल में जो है जानकारी लेंगे, अपने अगले वीडियो लेक्चर में लेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें बात करेंगे सिर्फ प्लासी युद्ध और सिराजुद्दौला के बारे में। फिर उसके अगले वीडियो में बक्सर के युद्ध और मीर जफ़र और मीर कासिम के बारे में बात करेंगे, और कुछ जो उस बक्सर के युद्ध के साथ कुछ संधियाँ हुई थी इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए। इससे होता क्या है कि आप जब हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा थोड़ा मनोबल, थोड़ा उत्साह और ज़्यादा बढ़ता है और हम और बेहतर वीडियो बनाने की और बेहतर लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तब तक बी सेफ एंड बी हैप्पी।